आइए आज हम लोग मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टारगेट है 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। एनी हाउ 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन 7 है ये आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, पहले ये बोनस समझा दिया था। बोनस समझा दिया था लास्ट क्लास। आज आप समझिए प्री एक्विजिशन, देखिए डिविडेंड, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैंने लिखा है डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट। देखो एक बार डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। डिविडेंड दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एक है प्री एक्विजिशन, 99.999 डिटॉल का ऐड याद करके, यही वाला एग्जाम में आता है। ज़्यादातर एग्जाम में कौन सा आता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आता है। सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, देखो मैंने लिखा है ना एग्जाम ओरिएंटेड, और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। इस दोनों का मतलब समझिए। मान लीजिए एक ईयर ये है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022। ये कौन सा ईयर हो गया, 21-22, ठीक है। आपके क्वेश्चन में बोलेगा इस एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है या एक्वायर किया है 22-23 में, ठीक है। ये कौन सा ईयर है, 21-22। एक्वायर कब किया है, 22-23। जिस दिन एक्वायर किया है उसके कुछ दिनों के अंदर, कुछ मंथ के अंदर एच लिमिटेड को मिल गया डिविडेंड। और जो डिविडेंड मिला है वो 22-23 के प्रॉफिट से नहीं है, वो किसके प्रॉफिट से है, 21-22 के प्रॉफिट से। तो मैंने एक्वायर किया यहाँ पे, लेकिन मेरे को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो इसका मिल रहा है। क्या इसके पहले मेरा कोई रिलेशन था इस कंपनी से, नहीं। बट बीइंग ए मेंबर ऑफ द कंपनी, भाई 80% होल्डिंग 90% होल्डिंग, हम भी तो कंपनी के मेंबर हैं। बीइंग ए मेंबर ऑफ द कंपनी, जैसे सबको डिविडेंड मिल रहा है वैसे हमको ही मिल गया। बट बट एज ए होल्डिंग कंपनी जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है वो मिल रहा है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से, वो करंट ईयर के प्रॉफिट से नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं मेंबर बना 22-23 में, मैं कंपनी को एक्वायर किया 22-23 में, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है 22-23 में, वो 22-23 के प्रॉफिट से ना दे करके वो 21-22 के प्रॉफिट से दे रहा है, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट से दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी पिछले साल के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहा है, मतलब 21-22 से डिविडेंड दे रहा है 22-23 में, इसी को अपने बोलते हैं प्री एक्वाजिशन डिविडेंड। नाम क्या है, प्री एक्वाजिशन। परचेज करने के पहले वाले प्रॉफिट से डिविडेंड मिल रहा है। जब हमने परचेज किया उसके पहले जो प्रॉफिट कंपनी कमाई थी उससे डिविडेंड दे रही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दो ट्रीटमेंट होगा इसका। पहला, जब मैं इस दिन परचेज कर रहा था, इसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ एक्वाजिशन। और मैंने आपको पहले समझा दिया था, जब आप परचेज करते हो तो आप सामने वाली कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ निकालते हो, प्लस उसके फ्यूचर प्लान को देख करके फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। याद आ रहा है कुछ? तो लेट से मैंने सब कुछ देख करके इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपया। सब कुछ देख करके इन्वेस्टमेंट कितना किया, 5 लाख रुपया। मुझे डिविडेंड मिल गया 1 लाख रुपया। मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 4 लाख रुपया। तो जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो मेरे इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा। क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो को देख कर नहीं कर रहा था। मैं कंपनी से पूछा, भाई तुम्हारा फ्यूचर इस पर्टिकुलर ईयर में तुम पिछले साल वाला क्या क्या काम करोगे। वो बोल रहा है कि पिछले साल वाला जो प्रॉफिट कमाए तो उसे डिविडेंड देंगे। तो जब मैं नेटवर्थ निकाल रहा था तो करेंट सिनेरियो को देखकर भी निकाल रहा था, प्लस जो कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड देगी उसको देख करके निकाल रहा था। तो इससे मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आया और इसके हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपया एग्जाम्पल। और मुझे 1 लाख का डिविडेंड मिल गया तो मेरा जो नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपये। क्लियर हुआ चीज़? अगर सर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली लॉजिक लगाइए। क्या इस साल के प्रॉफिट से कोई लेना देना है मेरा, नहीं। जब इस साल के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल, इस साल के प्रॉफिट से कोई लेना देना मेरा नहीं है तो हम इस साल के प्रॉफिट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन पता क्या बोलेगा कि जो एच लिमिटेड है ना, वो जो भी डिविडेंड पाया वो अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, तो प्रॉफिट से क्या कर देंगे, माइनस, बिकॉज इस साल से हमें कोई मतलब नहीं। पहला। दूसरा, जब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मान लो किसी को 100 रुपया दिया और सामने वाला 2 दिन के बाद 40 रुपया लौटा दिया, तो नेट मैंने उसको कितना दिया, 60 रुपया।
तो मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया इस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया मान लो 5 लाख रुपया, और उसके 1 मंथ के बाद कंपनी बोलती लो भैया 1 लाख का डिविडेंड, और ये जो डिविडेंड आ रहा है ये तो मेरे करंट प्रॉफिट से तो आ नहीं रहा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट से भी दो जगह से माइनस होगा। एक मेरा इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, बिकॉज मैं अगर एक साइड से दे रहा हूँ पैसा तो एक साइड से मैं डिविडेंड भी तो रिसीव कर रहा हूँ, तो नेट इम्पैक्ट कितना आएगा वो इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा। तो जो भी आपका प्री एक्वाजिशन डिविडेंड है उसका दो जगह से माइनस करोगे, एक माइनस करोगे होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से और एक माइनस करोगे होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट से। क्लियर है चीज़? आइए सम्स करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 7। तो प्री एक्वाजिशन डिविडेंड का मतलब जब मैंने एक्वायर किया उसके पिछले साल के प्रॉफिट से कंपनी, कौन सी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी। जिस दिन मैंने एक्वायर किया उसके पिछले साल वाले प्रॉफिट से सब्सिडरी कंपनी मुझे क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। तो पिछले साल के प्रॉफिट से डिविडेंड मिल रहा है जब मैं एक्वायर नहीं किया था, इसी को अपने बोलते हैं प्री एक्वाजिशन डिविडेंड। इक्विटीज एंड लायबिलिटी दिया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच फुल्ली पेड अप, ये होल्डिंग का सब्सिडरी का। जनरल रिजर्व दिया, बैलेंस दिया, ट्रेड पेबल दिया, लैंड प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 30,000 इक्विटी शेयर है। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश बैंक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 30,000 शेयर ऑफ 30,000 शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। कब एक्वायर किया है? 1 अप्रैल 2020, मतलब ईयर बिगिनिंग में ही एक्वायर कर दिया। एट अ कॉस्ट ऑफ 4,75,000। देख रहे हो कॉस्ट कितना है? 4,75,000, पर यहाँ पे कॉस्ट कितना दिखा रहा है? 4 लाख रुपया। आप इसको आओ स्टार्ट करो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एच लिमिटेड ने एक्वायर किया 30,000 इक्विटी शेयर। कितने में एक्वायर किया है? 4,75,000, पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो कितना है? 4 लाख। ट्रैप आ गया, डायरेक्टली आप ये करोगे, मतलब 4,75,000 ये एक्वायर किया था, बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख। 4 लाख हो गई ना, बट अपने को मतलब किससे है? 4,75,000, क्योंकि याद करो जब हम लोग औकात पता करते हैं, नेटवर्थ पता करते हैं, वो एट द टाइम ऑफ एक्वाजिशन। और ये क्या है? ये जो वैल्यू दिया है कंसोलिडेशन का। कंफ्यूज मत होना, अभी तक जितना सम्स किया है देखना सेम, यहाँ का अमाउंट सेम होता था, पर ये जो अमाउंट है ना ये 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद वाला अमाउंट है, बिकॉज ये बैलेंस शीट का पार्ट है। तो बैलेंस शीट कब बना? एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, और आपने इन्वेस्टमेंट किया है एट द टाइम ऑफ एक्वाजिशन, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 अप्रैल को, अब बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2021, 1 साल के बाद का बैलेंस शीट दिया हुआ। तो बोल रहा है जब मैं इन्वेस्टमेंट किया था उसका वैल्यू 4,75,000 था, और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख हो गई। ये क्वेश्चन है, बट अपने को मतलब किससे है? 4,75,000 से। हाँ ठीक है, डाउट के लिए मैं माइक ओपन कर दूंगा, आराम से डाउट पूछेगा, ठीक है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 सितंबर 2020 एस लिमिटेड डिक्लेयर 25% डिविडेंड फॉर द ईयर 1920। किस साल का डिविडेंड, किस साल के प्रॉफिट से दे रहा है? 19-20 का। और आपका करेंट ईयर क्या है? 20 और 21। अब प्रॉफिट, और किसके प्रॉफिट से दे रहा है? 19-20 के प्रॉफिट दे रहा है। एच लिमिटेड क्रिएटेड द रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड थ्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एच लिमिटेड ने क्या किया? जो भी डिविडेंड रिसीव किया वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया या पीएल में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों जगह से माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे और इन्वेस्टमेंट से भी माइनस करेंगे और पीएल से ही माइनस करेंगे। 1/4/2020 एस लिमिटेड हैड 2 लाख रुपीज़ जनरल रिजर्व, मतलब जिस दिन मैंने परचेज किया उस दिन का जनरल रिजर्व कितना है? 2 लाख रुपया, और 3,25,000 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेड पेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 1,20,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, मतलब ये जो अनरियलाइज स्टॉक था ना, ये उसका कॉन्सेप्ट है। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड विद सब्सिडरी ऑन 31 मार्च। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी सम्स है। मैं ना ये जो सम्स करा रहा हूँ उसमें मैं शेड्यूल 3 फॉलो करूँगा। एक बार शेड्यूल 3 फॉलो कर लो, इसके बाद से जितना भी सम्स होगा, क्योंकि शेड्यूल 3 में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जितना भी सम्स होगा इसके बाद हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट से करेंगे। एक बार शेड्यूल 3 देखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना शेड्यूल 3 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है।
तो अच्छे से एक बार शेड्यूल थ्रू देख लो, उसके बाद से चाहे मैराथन हो, चाहे वन शॉट हो, चाहे तुम्हारा इसके बाद का कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट बनाकर अपना फटाफट आगे निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि शेड्यूल थ्रू में क्या हो रहा है, एक बार फॉर्मेट बनाओ, फिर नोट्स अकाउंट बनाओ, फिर पुटिंग करो, बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, एग्जाम में तो शेड्यूल थ्री करना पड़ेगा, एग्जाम में तो शेड्यूल थ्री करना पड़ेगा। बस थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में तो तुम शेड्यूल थ्री करके चलोगे, ठीक है। आओ, क्वेश्चन कितना है, 7 है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7। मेरा मन पता क्या, मेरा मन कर रहा है जैसे मैट का जो क्वेश्चन हो तो मैं सॉल्व करा दूं। आज तक प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, इन सब से क्वेश्चन नहीं बना है जितना मैंने अभी तक देखा है। मैं सोच रहा हूँ ना, कल अपने मैट का सारे क्वेश्चन तो खत्म कर ही देंगे, सोच रहा हूँ ना इवनिंग वाले बैच में ये 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया करवा दूँ। बोलो, लाइव स्टूडेंट टेक्स्ट करो, क्या करो, ऐसा करवा दे, क्योंकि होल्डिंग में बहुत मेहनत किए हैं। पता चला एक्वाजिशन, प्री एक्वाजिशन ना पूछ करके अनक्लेम्ड पूछ दिया, या इंट्रिम पूछ दिया, या प्रपोज्ड पूछ दिया, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर होता ना इतने दिन का मेहनत खराब हो जाएगा। बात बात बेस्ट का नहीं सायन, बात है कि हम स्टूडेंट के लिए बेस्ट ही सोचते हैं, लेकिन सिलेबस ये वो फलाना ढिमका सब प्रोपोगेंडा भी तो रचता मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा। पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नंबर पहले। अच्छा, एक बार परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लिया जाए। सबसे पहले वो कंप्यूटेशन ऑफ, इस बार ना एग्जाम में कैसे करोगे प्रॉपर वैसे करते हैं। हाँ, अभी कैसे एग्जाम में करते हैं, एकदम लिखो कंप्यूटेशन, हाँ बिल्कुल, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, इधर ही मैसेज आ रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग एंड शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी होगा, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर। देखो, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितना शेयर परचेज किया, 30,000। कितने में परचेज किया भाई, देख लो, 5 लाख था, अगर 10 से डिवाइड करूं कितना हो जाएगा, 50,000। 30,000 आउट ऑफ 50,000 इंटू कर दीजिए 100, कितना आ रहा है, 60%। देयर फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40%। माइनॉरिटी कितना होगा, 40%, 6.5। ठीक है नीरज, देख लिया। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, अगर होल्डिंग है तुम्हारा 60 तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 40%। अब एक बार टाइम लाइन डायग्राम बना लो। ये है आपका 1 अप्रैल 2020 और ये है 31 मार्च 2021। ये हमारा है डेट ऑफ एक्वाजिशन और ये हमारा डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, डीओसी। अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं, और ये है रिजर्व और है ये है पीएल, यही ना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये मेरा रिजर्व है और ये मेरा क्या है,
इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रिजर्व है और ये मेरा पीएल है। ठीक है, पहले बात करते हैं जिस दिन एक्वाजिशन किया, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन 1 अप्रैल 2020 एस लिमिटेड हैड 2 लाख इन रिजर्व एंड 3,25,000 इन पीएल अकाउंट। 2 लाख रुपए का रिजर्व था और 3,25,000 का क्या था, पीएल था। अब अगर मैं कंसोलिडेशन डेट का बोलूं तो हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ कंसोलिडेशन एस का कितना है, 5 लाख रुपया का कैपिटल है, 3 लाख रुपया का रिजर्व है और 5 लाख का पीएल है। 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ठीक है, हाँ क्या इसका लिखेंगे। अब यहाँ पे बोनस नहीं है किसी भी क्या पूरे इन्फॉर्मेशन बोनस दिख रहा है क्या, नहीं है। तो बोनस नहीं है तो मान के चलेंगे जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल है वही मेरा क्या है, ओपनिंग कैपिटल। जब तक सम्स में कुछ बोले ना तब तक मान के चलेंगे क्लोजिंग कैपिटल मेरा क्या है, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जब भी तुम लोग टाइम लाइन डायग्राम बनाएगा ना तो थोड़ा सा ना स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व में कम स्पेस दिया हूँ, ठीक है, तुम लोग कोशिश करना ज़्यादा स्पेस करना। मेरा क्या, मैं स्पेस बना लूँगा, तुम अपना देख लेना। ठीक है, तो कोशिश करना मतलब इनके बीच में भी जगह रहे और इनके बीच में भी स्पेस रहे, बिकॉज वहाँ पे कैलकुलेशन करने में फिर मदद मिलेगा, वरना फिर एक ही जगह पर खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेस छोड़ देते हैं। अब पॉइंट नंबर वर्किंग नोट 3, अब ये जो बनेगा डिविडेंड वाला बनेगा। नहीं, पहले डिविडेंड वाला बनाते हैं, क्योंकि जब तक डिविडेंड क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले डिविडेंड लिखो यहाँ पे, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड issued by the S Limited, total amount of dividend issued by the S Limited out of pre-acquisition profit, out of pre-acquisition, total amount of dividend issued by the S Limited out of pre-acquisition profit। तो डिविडेंड का जो कैलकुलेशन होता है वो शेयर कैपिटल पे होता है, पता है ना। डिविडेंड का जो कैलकुलेशन होता है वो शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना है, ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट इशू किया डिविडेंड, कितना है, 25%। तो 25% डिविडेंड इशू, 25% कितना हो जाएगा, 1,25,000। तो जैसे ही 1,25,000 का डिविडेंड इशू किया, कहाँ से इशू किया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। एक चीज बताइए, मेरा करंट ईयर क्या है, 20-21, करंट ईयर क्या है 20-21, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 20-20। 19-20 का जो मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट होगा, 19-20 का जो मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट होगा वो 21-20 का ओपनिंग प्रॉफिट होगा। इसका मतलब जो 21-20 का ओपनिंग प्रॉफिट है उसका रिलेशन किसके साथ है, 19-20 के क्लोजिंग प्रॉफिट के साथ। तो हमने डिविडेंड भी कहाँ से दिया है, 19-20 से दिया है, तो माइनस भी कहाँ से करेंगे, 19-20। तो जो मेरा 20-21 का ओपनिंग प्रॉफिट है एक्चुअल में वो 20-21 का प्रॉफिट नहीं है, वो 19-20 का प्रॉफिट है, 19-20 का प्रॉफिट है। 19-20 का क्लोजिंग ही तो 20-21 का ओपनिंग बनेगा। तो अपना जो डिविडेंड है, अगर हम मैंने यहाँ के प्रॉफिट से डिविडेंड माइनस किया है, सॉरी, अगर मैंने यहाँ के प्रॉफिट से डिविडेंड इशू किया है तो इधर के प्रॉफिट से ही माइनस करना है। अब क्वेश्चन आ रहा है सर 19-20 का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, तो जो 19-20 का क्लोजिंग था वही तो 21-20 का ओपनिंग होगा। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है जो कि आपका 20-21 का ओपनिंग है, पर एक्चुअल में ये 20-21 का प्रॉफिट है नहीं, ये किसका प्रॉफिट है, 19-20 का प्रॉफिट है। तो डिविडेंड भी यहीं से माइनस करेंगे। अगर तुम 19-20 के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो तो 19-20 के प्रॉफिट से ही माइनस करेंगे। तो ये जो ओपनिंग प्रॉफिट है इससे डिविडेंड माइनस कर दो। आपने कितना डिविडेंड दिया, 1,25,000, तो मैं 1,25,000 यहां से माइनस कर दे रहा हूं। बोलिए, बात समझ में आ रही है आप लोग को, समझ में आ रहा है चीज, लाइव स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है चीज। ओके 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 ओके,
अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अब ये जो डिविडेंड दिया है सुने ना, ये जो 1,25,000 का डिविडेंड दिया, ये तो सबको दिया है ना, होल्डिंग को भी दिया है और माइनॉरिटी को भी दिया, सबको दिया है, क्योंकि ये टोटल डिविडेंड है। वर्ड क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो जब मैं टोटल की बात करूंगा तो माइनॉरिटी भी आ जाएगा और होल्डिंग भी आ जाएगा। लेकिन जब मैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता हूं तो अपने होल्डिंग का कैलकुलेशन सेपरेट करते हैं और माइनॉरिटी का कैलकुलेशन सेपरेट करते हैं। तो ये टोटल डिविडेंड में से क्या करेंगे, होल्डिंग वाला निकाल देंगे, भैया होल्डिंग को कितना मिला है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, रिसीव्ड बाय द एच लिमिटेड। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ सर, डिविडेंड बार बार। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से, जो कंपनी है ना, ये कंपनी 15 सितंबर 2020, मतलब 15 सितंबर मान लो, मेरा टाइम एंड डायग्राम है, ये 1 अप्रैल 2020 है, मान लेते हैं ये 15 सितंबर 2020 है। इस दिन कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है। कौन कंपनी? एस लिमिटेड। कितना परसेंट? 25%। कहाँ के प्रॉफिट से? 20-21 के प्रॉफिट से नहीं कर रहा है, बोल रहा जो 19-20 में प्रॉफिट कमाए थे ना, जो मेरा, हाँ 19-20 का जो प्रॉफिट था, इसके से डिविडेंड में, इसी प्रॉफिट से डिविडेंड तो इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं? अपने क्लोजिंग कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल होता है, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वही इस साल का क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। हाँ, उधर क्लोजिंग था तभी तो ओपनिंग आया। तो ये जो कैपिटल है एक्चुअल में ये 20-21 का कैपिटल नहीं, ये किसका कैपिटल है? 9 और 20 का कैपिटल है। तो मैंने क्या किया, पिछले साल के कैपिटल से डिविडेंड कैलकुलेट कर दिया। तो कितना आया? 1,25,000। क्लियर हुआ? अब जो मैं 1,25,000 डिविडेंड दे रहा हूं, ऑब्वियसली ये डिविडेंड मैं कहां से दूंगा? पीएल से दूंगा। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग प्रॉफिट था वो इस साल का ओपनिंग प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है तुम्हारा 19-20 के क्लोजिंग वाला, तभी तो वो 20-21 के ओपनिंग का पार्ट बना है। तो मैंने क्या किया, पिछले साल के प्रॉफिट से 1,25,000 माइनस कर दिया। तो पिछले साल के कैपिटल से अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकाला और पिछले साल के प्रॉफिट से अमाउंट को क्या किया? माइनस किया। अभी क्लियर है रोहित, वत्सो? अभी क्लियर है? जल्दी बोलो भाई। ओके ओके ओके, चलो। अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय द एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने कितना डिविडेंड रिसीव किया? तो 1,25,000 तो टोटल था, जिसमें एच लिमिटेड का शेयर कितना है? 60%। इंटू कर देंगे 60%, 75। ठीक है, ये 75,000। अब ये जो एच लिमिटेड है ना, ये बड़ा चालाक है। जैसे ही 75,000 रिसीव किया, बोला भैया हम तो अपना इन्वेस्टमेंट में डालेंगे और अपना पीएल में डालेंगे, लेकिन अपने को क्या करना? रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करना? उतना दिमाग हटाओ, ये बताओ, ये जो 75,000 कमाया है एच लिमिटेड, क्या इसको कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत किया? क्या कुछ भी मेहनत नहीं है, फोकट मिला इसको। जब फोकट मिला है तो माइनस कर दो, सिंपल लॉजिक। जिसको फोकट मिला है तो क्या करना है? माइनस कर लो। कहाँ से माइनस करोगे? दो जगह से। एक इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट किया 4,75,000 का, 4,75,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे को 75 का क्या मिल गया? डिविडेंड। तो मैंने अपने दोस्त को दिया 4,75,000। 2 दिन के बाद मेरा दोस्त बोलता ले भाई 75, तो मेरा नेट कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ। ठीक है, और प्लस प्लस डिविडेंड हमेशा कहाँ पे ऐड करते? प्रॉफिट में ऐड करते, बिकॉज अरे डिविडेंड काइंड ऑफ इनकम हुआ ना, तो आपका इनकम कहाँ ऐड होता? प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट से भी माइनस कर देंगे। तो तीसरा वर्किंग नोट बनाओ, सॉरी चौथा वर्किंग नोट बनाओ। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ, लिखो रेक्टिफिकेशन, लिखो रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड बाय एस लिमिटेड out of pre-acquisition profit in the books of H Limited. The books of H Limited. तुम लोग को अगर याद नहीं होगा तो तुम लोग बस इतना लिख सकता है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ।
रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। अब तो याद हो जाएगा ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। अगर पूरा याद नहीं हो रहा, बस इतना भी लिखोगे तब भी काम हो जाएगा। तो एक बार मैं एच लिमिटेड का डायग्राम बनाता हूँ। ये है भैया मेरा एच लिमिटेड, ये एच लिमिटेड है। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, और इसका पीएल अकाउंट की बात करते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,75,000। लेस कर दीजिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अच्छा एक मिनट यहाँ पे लिखो तो 4,70,000 लेस कर दिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इसके हिस्से का 75। तो 4,75,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 75 का डिविडेंड मिल गया, तो नेट कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अब याद है बैलेंस शीट में 4 लाख क्यों दिया है, ये हो गया इसका नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इसका हो गया नेट इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। अब पीएल की बात करूँ, एच लिमिटेड का पीएल कितना है, देखिए ना एच लिमिटेड का पीएल कितना है, एच लिमिटेड का पीएल कितना है, 7 लाख। 7 लाख क्या, 7 लाख रुपए इसका पीएल। इसमें से क्या लेस कर देंगे, प्री एक्विजिशन कितना डिविडेंड इसको मिला था, 75। प्लस करो कितना आ रहा है बताओ। हाँ हाँ, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या वर्ड मैंने पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड बाय एस लिमिटेड, बाय एस लिमिटेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। तो आपको जो पीएल अकाउंट देखना है वो किसका देखना है, एच का देखना है या एस का देखना है, एस का देखना है। और हम लोग गलती से किसका देख रहे हैं, अब तुम्हारे सामने प्रॉब्लम पता क्या आएगा एग्जाम के टाइम पे या जब तुम घर पे सॉल्व करेगा, कि जब इन्वेस्टमेंट माइनस करेगा एच का, भैया हम एच का इन्वेस्टमेंट से माइनस कर रहे हैं तो एच के पीएल से ही माइनस कर देगा। मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है कहाँ गया, ये जो पीएल अकाउंट है ये किसका है, एस का। तो यहाँ पे ना जो पीएल अकाउंट आएगा वो एच का नहीं आएगा, वो किसका पीएल अकाउंट आएगा, एस का पीएल अकाउंट, क्योंकि डिविडेंड वहां से माइनस हो रहा है। समझ पा रहा है मेरा बात। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट कितना है बताओ, एस का पीएल कितना है, 5 लाख। 5 लाख में से कितना माइनस करेगा, 75,000, कितना 4,25,000। अब इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब वो 2 क्वेश्चन कैसे मैं बता रहा हूँ। एक काम करो, ये पूरा लाइन को ना 1 और 2 को एक बार तुम लोग दोबारा पढ़ो अच्छे से, ये पूरा 2 लाइन पढ़ो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। पढ़ो 2 क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है, तुम लोग ध्यान से देखो ना, जो भी डिविडेंड मिला है उसको कहाँ पे क्रेडिट किया है, बोलो ना कहाँ पे क्रेडिट किया है, इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एस लिमिटेड के पीएल से माइनस करेंगे। तो एस लिमिटेड का पीएल कहाँ, देखो ना एस लिमिटेड का पीएल कहाँ पे था, यही था ना। तो इससे हम लोग कितना माइनस किए, 1,25,000। तो अगर तुम यहाँ पे एस लिमिटेड का पीएल दिखाता है ये वाला, तो ये वाला अमाउंट तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर तुम ये वाले पीएल से माइनस कर रहे हैं 5 लाख वाला पीएल, तो 5 लाख पीएल कौन सा पीएल है, क्लोजिंग पीएल है, लेकिन डिविडेंड कहाँ से मिला है, ओपनिंग पीएल से मिला है। कंफ्यूजन समझ रहे हो कहाँ क्या होगा, दिक्कत क्या है, मैं तुम्हारे सामने 3 सिनेरियो कर रहा है, मैं जैसे इन्वेस्टमेंट से माइनस कर रहा हूं तुम्हारे दिमाग में आएगा कि एच लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट से माइनस हो रहा है तो एच लिमिटेड के पीएल से माइनस कर देंगे, गलत हो जाएगा।
फिर बोला ठीक है एच के माइनस नहीं करेंगे, एस के पीएल से माइनस करेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। एस के पीएल से माइनस करोगे कौन सा, ओपनिंग वाले से माइनस करो। तो ओपनिंग कितना था बताओ, कितना था ओपनिंग, 3,25,000। एक काम करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिए अलग से, तो फिर अलग से दिखाने का जरूरत नहीं, तो वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये वाला पोर्शन तुम लोग दिखाओ ही मत, मेरा समझ रहे हो ना, तुम्हारे तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, तुम लोग फिर ये पोर्शन दिखाओ ही मत, क्योंकि तुमने डायग्राम में पहले ही माइनस कर दिया, तो फिर अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्या जैसे ही तुमने इन्वेस्टमेंट से माइनस किया, तुम क्या करेगा ना, एस लिमिटेड का या तो पीएल का क्लोजिंग लेगा या एच लिमिटेड के पीएल का क्लोजिंग लेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बेटर क्या रहेगा, जितना तुमने अमाउंट ऑफ डिविडेंड इशू किया है उसी को तुमने यहां से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो तुम्हारा नेट पीएल कितना आ गया, 2 लाख। बस डायरेक्टली यहाँ पे 2 लाख आ गया। ये वाला पोर्शन तुम करो ही मत, ज़्यादा बेटर तुम्हारे लिए ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, 5 नंबर आ जाओ, वर्किंग नोट 5 नंबर वर्किंग नोट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ो, 1 और 2 फिर से पढ़ो। पहला क्वेश्चन है ना, क्या चीज, रेगुलर क्लास में तो एच लिमिटेड से हुआ था। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे जो एच लिमिटेड ने डिविडेंड रिसीव किया है, जस्ट वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया है, जस्ट इन्वेस्टमेंट से ही माइनस करेंगे, उसके पीएल से माइनस नहीं करेंगे। इस केस में देखना, हम लोग सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट से ही माइनस किया हम लोग सोल्यूशन। हम इसके पीएल से लिख दो, यहाँ पे यहाँ पीएल लिखे थे तुम लोग, लिखे हो ना, लिखो यहाँ पे पीएल लिख के लिखो। अरे लिख, कुछ एक चीज लिखो ना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड लिखो ना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिडक्टेड, बस अपने समझने के लिख लो, अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिडक्टेड इफ credited wrongly, if credited wrongly into PL account by H Limited। एक मिनट शुरू थोड़ा सा ट्राई करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, अब ये जो ट्रेड पेबल है तो हम लोग बाद में करेंगे, क्या हम लोग अब नेटवर्थ ये सब निकाल सकते हैं ना, तो एक बार नेटवर्थ निकाल, हाँ। अगर मैं पोस्ट जनरल रिजर्व की बात करूं, कितना है पोस्ट हमारा, पोस्ट जनरल रिजर्व कितना है, 1,00,000 रुपया। और अगर मैं पोस्ट पीएल की बात करूं, कितना है पोस्ट पीएल, कितना, अच्छा 75 क्यों ले रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे ना। आप 75 कब माइनस करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हो मैंने, अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिडक्टेड इफ क्रेडिटेड रॉन्गली इनटू पीएल अकाउंट बाय एच लिमिटेड। अगर वो गलती से पीएल अकाउंट में ऐड कर दिया तो माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं माइनस करेंगे। और इसने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, यहाँ पे जस्ट वो कहाँ पे ऐड किया है, इन्वेस्टमेंट में। ना बोलेगा तब भी इन्वेस्टमेंट से माइनस करोगे, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट है, बोले या ना बोले इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा ही होगा। पीएल से तब माइनस करेंगे जब बोलेगा। इस केस में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट निकालो। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये वाला पोर्शन से, क्या डीओ से क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।
कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसका नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो हम लोग क्या देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल देखते हैं, जनरल रिजर्व देखते हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख। हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेट वर्थ एस लिमिटेड, जो नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन एस लिमिटेड 9 लाख, कितना परसेंट, 60%, कितना हो जाएगा, 5,40,000। लेस कर देंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, लेस कर देंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, कितना है, 4 लाख, कितना हो जाएगा, 1,40,000। कम पे किया ना, कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा पे करेगा तो कैपिटल लॉस होगा, कैपिटल, ठीक है ना। अभी तुरंत ये निकाल दे क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 6 में आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे होगा, देखो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएल। इक्विटी शेयर का जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, कितना होगा, 13 लाख। Therefore value of minority 13 लाख का 40%, ठीक है, 5,20,000। क्योंकि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे होता है, और जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का होता है डेट ऑफ एक्विजिशन पर। 7 नंबर, अब कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक एंड कॉमन डेट। कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक एंड कॉमन डेट, या जो 3 नंबर, ट्रेड पेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 1,20,000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एच लिमिटेड, फ्रॉम एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड से बेचा है, तो एच लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया किसको, एस लिमिटेड को। देखो ना, एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड फॉर अमाउंट रुपीज, कितना है, कितना बेचा है, 1,20,000, ठीक है।
जिसमें प्रॉफिट कितना कमाया है, वो एच लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 30,000। ठीक है, और कितना इन्वेंट्री अभी लेफ्ट है, 40,000। 40,000 स्टिल अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है। अगर पूरा का पूरा बिक जाता तो जस्ट कॉमन डेट आता और ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, फॉर अमाउंट रुपीज 1,20,000, देयरफॉर कॉमन डेट कितना हो जाएगा, 1,20,000, यही ना। तो भाई एच लिमिटेड ने बेचा है, तो एच लिमिटेड ने बेचा है एस लिमिटेड को, तो एच लिमिटेड क्या बोलेगा एस को कि तुम मेरा डेटर है, और एस लिमिटेड क्या बोलेगा, आप मेरे क्रेडिटर हैं। कितना अमाउंट से, 1,20,000। तो 1,20,000 जो डेटर अमाउंट है वो माइनस होगा, और 1,20,000 जो क्रेडिटर अमाउंट वो माइनस होगा। तो बीच में क्लास ना करने का नतीजा यही सब होता है। रेगुलर क्लास करेगा तो समझ में आएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, लेफ्ट स्टॉक में निकालते हैं। कॉमन डेट में ये नहीं देखा जाता है कितना बेचा है कितना नहीं बेचा है, कॉमन डेट में ये देखा जाता है कितना अमाउंट का सामान भेजा है। तो एच लिमिटेड ने कितना अमाउंट का सामान भेजा है, 1,20,000। तो एच लिमिटेड के लिए एस क्या बन जाएगा, डेटर। अरे भाई एच ने बेचा है ना, तो एस के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं जिसको सामान भेज रहा हूं, मान लो मैंने तुमको बेचा, तो तुम मेरे लिए क्या होगे, डेटर हो जाओगे। तो एच लिमिटेड के लिए एस क्या बनेगा, डेटर बनेगा। ठीक है, और किसने परचेज किया है, एस लिमिटेड ने परचेज किया। किससे परचेज किया है, एच लिमिटेड से। तो आप जिससे परचेज करते हो सामने वाला क्या बनता है, क्रेडिटर। तो एच लिमिटेड हो गया क्रेडिटर, किसके लिए क्रेडिटर हो गया, एस के लिए हो गया। और एस लिमिटेड हो गया डेटर, किसके लिए, एच के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या, डेटर और क्रेडिटर हो गए। तो इधर देख बाबा, ट्रेड पेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड, ट्रेड पेबल किसको पे करोगे तुम, क्रेडिटर को पे करोगे ना। तो वही बोला, ट्रेड पेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 1,20,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एच लिमिटेड। तो एस ने परचेज किया है एच से, तो एच बन गया क्रेडिटर, और एच ने बेचा है तभी तो एस ने परचेज किया है। तो जिसको मैं बेचता हूं तो सामने वाला क्या होता है, डेटर होता है। तो एच ने बेचा है किसको, एस को बेचा है, तो एस क्या बन गया, डेटर। और एस ने खरीदा है एच से, तो एच क्या बन गया, क्रेडिटर। समझ गया ना, सिंपल लॉजिक है। प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट जो तुम बोल रहा है ना, ये अभी यहां पे आएगा। एच लिमिटेड कितना प्रॉफिट बेचा बनाया है, भाई जो बेचेगा वही तो प्रॉफिट बनाएगा। तो एच लिमिटेड ने प्रॉफिट बनाया है कितना, 30,000। अभी कितना स्टॉक नहीं बिका है, 40,000। तो 40,000 वाले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1,20,000 में अगर 40,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है तो कितना स्टॉक बिक गया है। तो जो स्टॉक बिक गया उसमें तो अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं आएगा। जो स्टॉक लेफ्ट आउट है, जो स्टिल स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो अभी तक बिका नहीं है, तो जब नहीं बिका है तो प्रॉफिट भी नहीं आया। तो नहीं प्रॉफिट आया तो क्या करो, माइनस करो। लास्ट क्लास किया था, तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को समझाया था कि जब मैं सामान बेचूंगा तो मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो एच लिमिटेड ने जब सामान बेचा था, कितना बेचा था, 1,20,000 बेचा था। तो 1,20,000 बेचा, बोल रहा मेरा इसमें ना 30,000 का क्या है, प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट उसने पीएल में डाल दिया, इस प्रॉफिट को पीएल में डाल दिया। लेकिन 30,000 पीएल में तब जाता जब पूरा का पूरा सामान बिकता। पूरा का पूरा सामान बिका ही नहीं है। बिका कितना है, ओनली 80, 40 बचा हुआ है। तो जो 40 तुम्हारा बचा हुआ है, अब प्रॉफिट तुम डालो 120 का। एक काम करो, जो 40,000 में प्रॉफिट है वो क्या करो, माइनस करो। तो इस केस में क्या करेंगे, लिखो देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो 40,000 का जो प्रॉफिट था, सॉरी कितने हजार प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट, सॉरी 30,000 का जो प्रॉफिट था वो 1,20,000 में था। भैया 40,000 में कितना प्रॉफिट होगा, 10,000। अब समझा, ये जो 10,000 का प्रॉफिट है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट कहां से माइनस होगा, जिसने बेचा था, कौन बेचा था, एच ने बेचा था, तो वो अपने पीएल से माइनस करेगा। किसने खरीदा था, एस ने, वो अपने स्टॉक से माइनस करेगा। ठीक है ना, ठीक है।
अब तो सारा काम तो हो गया ना, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब अपने बैलेंस शीट बनाएं। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ वर्किंग नोट कर लेंगे। ठीक है, देखो, बैलेंस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर नोट्स नंबर, पहले क्या आता कौन, मैं शेड्यूल 3 के हिसाब से बना रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ शेड्यूल 3। पहला आता इक्विटीज एंड लायबिलिटी, नंबर ए, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। फिर इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड, यही ना। अब इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल आता है ना, यहाँ पे जस्ट इक्विटी, तो मैं इक्विटी लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल। बी क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल किसका यहाँ पे डालते हैं, एच का डालते हैं, एस का नहीं डालते, किसका डालते हैं, एच का। एच का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपये यहाँ पे लिख दो, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 10 लाख रुपये। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग बनेगा, वर्किंग नोट 1। आते हैं पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकाले हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकाले हो, 5,20,000, तो 5,20,000 यहाँ पे लिख दो। अब पॉइंट थर्ड पे आ जाओ। यहाँ पे देखना एक चीज़, देखो ट्रेड पेबल दिया है, तो जस्ट अपने क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। करंट करंट लायबिलिटी का पार्ट क्या होता है, ट्रेड पेबल ना। यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ट्रेड पेबल और वर्किंग नोट आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे टोटल लायबिलिटी। अब बात करते हैं बी नंबर का। इसमें नंबर 1 क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट, यही ना, नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अपने क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट है ना। और बी में क्या बोलेंगे, गुडविल। पर गुडविल तो यहाँ आया नहीं है, तो इंटेंजिबल तो कुछ तो नहीं है ना, छोड़ दो, कुछ नहीं है तो छोड़ दो, जरूरत क्या है, अपने को लिमिटेड बैलेंस शीट बनाना, जितना जरूरत है उतना ही बैलेंस शीट बनाना है। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा करेंट एसेट, राइट। अब करंट एसेट में क्या क्या है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश बैंक, लिख दो। इन्वेंट्री है, वर्किंग नोट 3। हाँ, अच्छा वर्किंग नोट 3 फिक्स एसेट, हाँ वो दिखाना पड़ेगा ना, फालतू का दिखाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल, सी हमारा क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश, एक वो तो ये लिखना पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। अब बनाओ, लिख लिया फटाफट। अब लिखो नोट्स टू अकाउंट। क्या बोल रहा, सेव का क्वेश्चन हार्ड होता है। ठीक है।
तो कभी खुद को नहीं देखा? तुम लोग कितना एंटिक है, खुद को तुम लोग देखते ही नहीं है। भोजपुरी गाना लगा देता क्लास के अंदर। 5-10 मिनट मेरा दिमाग नहीं काम किया। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पहला क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले रिजर्व की बात करते हैं। एच लिमिटेड का रिजर्व कितना है? देखिएगा ध्यान से। एच लिमिटेड का रिजर्व कितना है? एच लिमिटेड का 2 लाख रुपए। अच्छा, 2 लाख रुपया तो एच लिमिटेड का है। ये तो समझ, थोड़ा सा दूर, ये तो समझ में आ रहा है कि चलो 2 लाख रुपया रिजर्व है एच का। अमाउंट क्यों यहाँ लिखा हूँ? अब बात करते हैं एस का। एस का देखना, एस का देखना, एस का यहाँ पे मत देखना, एस का देखना तुम लोग इस यहाँ क्या बोलते हैं, टाइमलाइन डायग्राम में देखना। तो पोस्ट रिजर्व कितना है इसका? 1 लाख। तो 1 लाख तो पूरा तो नहीं जाएगा, उसका 60% जाएगा ना। 60% जाएगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो पोस्ट रिजर्व कितना है? 1 लाख। यहाँ पे लिखो एस लिमिटेड का कि 1 लाख तो पोस्ट रिजर्व है, लेकिन उसका कितना परसेंट जाएगा? 60 या 80%? 60% है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60,000। रिजर्व कितना हो जाएगा? 60। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, सर पीएल का बात करते हैं। तो एच लिमिटेड का पीएल अकाउंट कितना है? एच लिमिटेड का पीएल कितना है? 7 लाख रुपया, यही ना? 7 लाख रुपया। और इसने सामान बेचा था तो प्रॉफिट ऐड किया था ना 10,000 का, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट। जिसने बेचा था वो अपने पीएल से माइनस करेगा, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 10,000। ये कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब बात करते हैं यहाँ पे एस लिमिटेड। एस का बात करते हैं। एस का पीएल कितना है? सॉरी, एस का पीएल कहाँ, यहाँ पे चेक करेंगे। पोस्ट पीएल देखना, पोस्ट पीएल कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 60%, यहाँ पे लिख लो। सॉरी, 3 लाख का 60% कितना आएगा? 1,80,000। ऐड करो तो 6,90,000, 1,80,000, हाँ 8 लाख। अब यहाँ पे लिखो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आया था ना कितना? 1,40,000। कैपिटल रिजर्व कितना था? 1,40,000, 1,40,000। अब ये टोटल करो तो इसका ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख। तो क्लोज कर देना, से डबल लाइन क्लोज कर देना। टोटल रिजर्व सरप्लस 12,70,000। टोटल रिजर्व सरप्लस 12,70,000। यहाँ पे लिख लो 12 लाख। अब ट्रेड पेबल वर्किंग नोट 2। ट्रेड पेबल एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का क्रेडिटर कितना है? एच लिमिटेड का क्रेडिटर कितना है? 5 लाख। लेस करेंगे कॉमन, कॉमन डेट कितना था? 1 लाख, 1,20,000 था ना। कॉमन 5 लाख में से 1,20,000 तो कॉमन डेट था। अच्छा हाँ, एच के लिए डेटर होगा। 5 लाख हो गया। अब बात करते हैं एस का, बात करते हैं एस का। एस का क्रेडिटर कितना है? एस का क्रेडिटर कितना है? देखो हम 6 लाख रुपये एस ने खरीदा था। माइनस करेंगे कॉमन डेट, कितना है कॉमन डेट? हाँ तो मैं 5 लाख लिख, यहाँ करेंगे 1,20,000। कॉमन डेट यहाँ है,
ट्रेड पेबल है ना, 1,20,000 कितना आ रहा है बताओ तो। नहीं, ये कितना आ रहा है, 4 लाख से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,80,000। क्लोज कर देना इसको। 9,80,000, तो यहाँ पे लिख लो ट्रेड पेबल 9,80,000। एक बार बैलेंस शीट ऐड करो कितना आ रहा है, 70,000 ना, 70,000, 37,70,000। बैलेंस शीट बस मैच हो जाए। अब बात करते हैं फिक्स एसेट। वर्किंग नोट क्या होगा, 3 फिक्स एसेट। अब एच लिमिटेड की बात करते हैं। एच लिमिटेड का फिक्स एसेट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 3 लाख रुपए। एच में यहाँ पे लिखो, एच में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, अरे सॉरी, ऐसे सॉरी ऐसे लिखो, पहले पहले लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, फिर लिखो एच। एच का कितना है, एच का है 3 लाख रुपया। एस का कितना है, कितना हो जाएगा, 8 लाख। फिर क्या था, प्लांटर मशीनरी था ना, प्लांटर मशीनरी। एच का प्लांटर मशीनरी कितना है, 8 लाख, और फिर इसका कितना है, 6 लाख। 6 लाख। दोनों गाइड करो कितना आ रहा है, इसको क्लोज मार दो। 22 लाख, आप लिख दो फिक्स एसेट 22 लाख रुपए। फिर क्या बोला यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री कितना है, 4 नंबर ना, इन्वेंट्री। एच का इन्वेंट्री कितना है, 3 लाख रुपया। एस का कितना है, यहाँ पे कितना है, 4 लाख ना। माइनस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, 10,000 था, हो जाएगा 3,90,000, 6,90,000 कर दो, 6,90,000 कर दो। ठीक है, बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख। एच का कितना है, 4 लाख रुपए। एस कॉमन डेट कितना था, 1,20,000, कितना हो जाएगा, 2,80,000। 80। एस का टोटल डेटर कितना है, 3 लाख। ये कितना हो जाएगा, क्लोज कर दो इसको, यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दो, 5,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड, क्या कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक है क्या, कैश एंड, कैश एंड बैंक। एच का कितना है, एच का कितना, एच का कितना है,
हो गया? मैच हुआ? कितना आया? 37,70,000। लाख में एक्स्ट्रा जीरो हो गया, ये वाला में। ठीक है ना? आप मैच हो गया। खुशी मिलता है भाई। अभी नहीं मैच करता फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कहाँ गड़बड़ हो? एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है ना, हर चैप्टर का प्रेशर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। लेकिन अब बैलेंस शीट मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम लगता है इस वाला बैलेंस शीट एग्जाम में, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना है। दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ऐसा मत बोल बदनाम करना, आप तो ऐसे कराए थे तो हम लोग ऐसे बना के चला है। एग्जाम में शेड्यूल 3 ही फॉलो करना है। क्वेश्चन 5 करेंगे। अब देखो इस बार क्या किया है एच लिमिटेड ने, डिविडेंड तो रिसीव किया है लेकिन कहाँ पे क्रेडिट कर दिया है? पीएल में। तो इस बार इन्वेस्टमेंट से भी माइनस करेंगे, पीएल से भी माइनस करेंगे। नंबर दिखा सर, वो 3 नंबर 4 नंबर शॉर्ट में लिखा क्या? 3 नंबर 4 नंबर, माइक ओपन करो बताओ तो, क्या 3 नंबर बताओ प्रिया। ये वाला, इसमें क्या है ये? अच्छा वर्किंग नोट, ये लिख लिया ना तुम लोगों ने? नंबर दिखा, देखो 5 नंबर, यही तो 5 नंबर है, नहीं था? बोलो। अरे हर्ष हर्ष, मेरा बात समझ, बोनस कहाँ से दिया जाता है? माइनस नहीं करेगा वहां से? हाँ। तू रट क्यों रहा है, तू रट क्यों रहा है पहली बात? क्यों नहीं समझ में? लास्ट क्लास तो पढ़ा था कि जो जो पोस्ट एक्वाजिशन बोनस होगा, पहले तुम लोगों को याद है हमने पढ़ाया था कि प्री एक्वाजिशन बोनस का तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कोई फर्क नहीं पड़ा था, याद है ना वो चीज़? और पोस्ट एक्वाजिशन में क्या हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट से जितने अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग था वो क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे अपने लोग। तो वो चीज़ पोस्ट में आएगा ही आएगा। रीज़न क्या है कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, और तुमको जो अमाउंट ऑफ क्या था, बोनस था ना, क्या था बोनस था पिछला सम में। हाँ, तो वो तुमको ये जब तुम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालोगे ना, तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट से परसेंटेज ऑफ बोनस होल्डिंग का माइनस करना पड़ेगा। उसके पीछे लॉजिक, हाँ उसके पीछे लॉजिक यही है कि अभी कंपनी नया नया आई है, लेकिन जो बोनस देखो बोनस मिलता है, इसके पीछे लॉजिक क्या तुमको बता दे रहा हूँ। जो बोनस आप दे रहे हो, मानता हूँ आपने करंट ईयर के प्रॉफिट से बोनस दिया, ठीक है, अभी तो इसको बोलते हैं ना पोस्ट एक्विजिशन बोनस बोलते हैं, याद है ना? लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप करंट ईयर में प्रॉफिट तभी कमा पा रहे हो क्योंकि आपका जो पिछला साल का प्रॉफिट था वो काफ़ी अच्छा था। इसलिए जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें भी बोला गया कि अगर आप आते ही, जैसे मैं अभी ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैं 2-4 महीने बिजनेस चलाया और मुझे प्रॉफिट मिल गया, तो पिछले साल
का मेहनत था, गुडविल था, दैट इज वाई मैं आते ही प्रॉफिट कमा करके मुझे बोनस मिल गया। तो कॉन्सेप्ट यही बोला गया कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है आपने जो किया है उसके 2 मंथ के बाद अगर आपको बोनस मिल रहा है तो ये आपका इसमें कोई योगदान नहीं है, ये पिछले जो शेयर होल्डर है उनका योगदान था, तो आपके इन्वेस्टमेंट से हम माइनस करेंगे। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, समझा? इसको हाँ, रटो मत, इसको समझो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तुम लोग, पोस्ट एक्वाजिशन ये प्रैक्टिस करो सम्स को। कोई बात, अभी ये सम्स करेंगे तो और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक ब्रेक के बाद चालू करेंगे, ठीक है? एक ब्रेक के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। आइए क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं, मैट का क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 17 पे आ जाइए, पेज नंबर 17 पे आ जाइए, क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड नोट्स टू अकाउंट एज एट 31st March 2020 फॉलोइंग balances and information are available। ये एच लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, बैलेंस ऑफ पीएल। एसेट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक एंड कैश बैंक। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, एच लिमिटेड एक्वायर 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1st April 2019, 1st April 2019 एट ए कॉस्ट ऑफ 2,80,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,80,000 का, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,80,000 का, बराबर है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन, बोला जिस दिन इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन एच लिमिटेड रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड। बोला जैसे ही एक्विजिशन किया उसके कुछ दिनों के अंदर होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला। किससे मिला? एस लिमिटेड से डिविडेंड मिला। ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 20 फॉर द ईयर 18-19 एंड क्रेडिटेड द अमाउंट टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पे, एच लिमिटेड रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 20% फॉर द ईयर 18-19। तो हमारा करंट ईयर क्या है? 19-20। 18-19 के पीएल से हमें क्या दिया जा रहा है? डिविडेंड दिया जा रहा है, डिविडेंड दिया जा रहा है। और ये डिविडेंड किसको मिल रहा है? एच लिमिटेड को मिल रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो, एच लिमिटेड ने काम किया, देखो ध्यान से, एच लिमिटेड ने क्रेडिट कर दिया, किस कहाँ पे क्रेडिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब अगर यहाँ पे लिखा एच अमाउंट क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो जस्ट इन्वेस्टमेंट से माइनस करते, जो अभी पिछला सम्स किए थे। यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने गलती से कहाँ पे क्रेडिट कर दिया? पीएल में। तो इस बार दोनों जगह से माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट से भी माइनस होगा और पीएल से भी माइनस होगा। क्लियर है ना? फिर ऑन 1st April 2019 एस लिमिटेड हैड 50,000 इन जनरल रिजर्व एंड 80,000 इन पीएल अकाउंट। बोला जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन का रिजर्व सरप्लस दिया हुआ, पीएल दिया हुआ। गुड सोल्ड बाय द एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 25%। कितना अमाउंट का गुड सोल्ड किया है बताया है क्या? बोलो ना। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सामान बेचा है, एच ने एस को बेचा है, कितने अमाउंट में बेचा? कुछ बताया है क्या? नहीं बताया, जस्ट क्या बोला है? 25% का प्रॉफिट है। कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो 25% क्या है? प्रॉफिट है। मतलब 100 का 25% 25 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125। स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ऑफ सच गुड। बोल रहा जो सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक है उसमें 10,000 का गुड्स पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कितने अमाउंट का सामान बेचा है वो नहीं बताया। कॉमन डेट का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट अगर निकालना है तो 10,000 हमारा सेलिंग प्राइस है। अरे एच ने बेचा है तो एच के लिए सेलिंग प्राइस, एच के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस, और एस के लिए सब्सिडरी के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं? होल्डिंग जो बेचता है। और होल्डिंग कैसे बेचा था? बोला कॉस्ट प्लस 10%। अगर मैं कॉस्ट को 100 मान लूँ, अब प्रॉफिट बोला 25%, तो 100 का 25 कितना होगा? 25। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 125। तो होल्डिंग ने सोल्ड किया है, होल्डिंग ने सोल्ड किया किसको? एस को सोल्ड किया।
तो होल्डिंग के पॉइंट ऑफ देखना, सेलिंग प्राइस कितना है 125, तो ये जो 10,000 है वो किसके बराबर है 125 के बराबर, बिकॉज जो 10,000 का सामान किसने बेचा था, होल्डिंग ने बेचा था। तो 10,000 डिवाइडेड बाई सेल, क्योंकि 10,000 सेल है और सेल को सेल से डिवाइड करते हैं, तो हमारा सेल कितना है 125, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 25, तो इंटू कर देंगे 25, कितना आ रहा है 2,000। तो 2,000 मेरा क्या अनरियलाइज प्रॉफिट है, और ये अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग माइनस करेंगे होल्डिंग के पीएल से, सब्सिडरी के स्टॉक से। कॉन्सेप्ट याद है, जिसने बेचा वो पीएल से माइनस करेगा और जिसने खरीदा वो स्टॉक से माइनस करेगा। इजी है ना, सॉल्व किया जाए। इस बार मैं बैलेंस्ड ना, कौन सा हर्ष 2000 वाला, मतलब हाँ बोल रहा है ना, जो होल्डिंग है इसने एस लिमिटेड को सोल्ड किया कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। तो कॉस्ट को अगर मैं 100 मान लूँ और 25% प्रॉफिट ऐड किया, तो 100 पे 25% ऐड किया, 100 का 25% कितना होता है 25 रुपया। तो बाबू सेल प्राइस कितना हो गया बताओ 125, 120। अब ये बोला जो सब्सिडरी को बेचा है कितने अमाउंट में बेचा वो नहीं बताया, बट ये बोल रहा है कि सब्सिडरी के पास 10,000 का सामान अभी पड़ा हुआ है। ये जो 10,000 का सामान किसने बेचा था, होल्डिंग ने बेचा था। तो होल्डिंग का सेलिंग प्राइस कितना है 125 के बराबर है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट निकलेगा। बट अपने को तो अनरियलाइज प्रॉफिट पाना था, इसलिए इंटू 25 किए, जस्ट अमाउंट निकल गया प्रॉफिट। भी समझ गया हर्ष, ठीक। कॉमन डेट नहीं आएगा। और इस सम्स में ना सुनो, अब इस सम्स में मैं जो बैलेंस शीट बनाऊंगा नॉर्मल बैलेंस शीट बनाऊंगा, जिससे हम लोग का जल्दी से सम्स बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन कितना है 100, क्यों नहीं आएगा, अमाउंट तो बताया नहीं ना कितने का बेचा है। क्वेश्चन 7 में देखिए कितना अमाउंट बोला था, कितना अमाउंट बोला था 1,20,000, 1,20,000। अब यहाँ पे थोड़ी अमाउंट हम लोग मान के चलेंगे कि लेट द अमाउंट ऑफ सेल बी एक्स, ऐसे थोड़ी करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। वर्किंग नोट पहले निकाल, अच्छा मैं अब डायरेक्टली वर्किंग, तुम लोग को मैंने सिखा दिया ना एग्जाम में कैसे लिखना है, तो अब मैं इतना फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, अपना रियल औकात पे आते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। शेयर ऑफ होल्डिंग, तो ये क्या शेयर ऑफ होल्डिंग, सबसे पहले डायरेक्टली निकालते हैं ना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ये लिखना उखने वाला काम तुम लोग समझ गया ना, घर पे प्रैक्टिस करेगा, अब क्लास में नहीं। शेयर ऑफ होल्डिंग, कितना शेयर परचेज किया है 25,000, सॉरी 24,000, कितने में 3,00,000 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा 30,000 आएगा। तो 24,000 शेयर परचेज किया है 30,000 में, इंटू कर दो 100 कितना आ रहा है 80%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, एक्विजिशन का डेट क्या है 1/4/2020, यही है ना 1/4, अच्छा 19 है, सॉरी। कितना है 1/4/19। कंसोलिडेशन क्या होगा 30, 31, 31, 20, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिख लो जनरल रिजर्व, यहाँ पे लिख लो, इधर पे लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बात करते, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कंसोलिडेशन का देख लो कितना है 3,00,000, रिजर्व कितना 80, और ये कितना हो जाए 1,00,000, 3,80,000 और 1,00,000, लिखो लिखो फटाफट, 3,80,000, 1,00,000 ना, 1,00,000। जिस दिन एक्विजिशन किया है, जिस दिन एक्विजिशन किया है उस दिन रिजर्व कितना था 50,000 और 80,000 क्या था पीएल, 50,000 और 80,000 पीएल। क्या पूरे सम्स में बोनस है, नहीं है, तो जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल वही मेरा क्या होगा ओपनिंग कैपिटल, कितना कर देंगे 3।
लेकिन बोनस रहेगा तो पहले बोनस का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। चलो अब वर्किंग नोट बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, वर्किंग नोट बनाते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। डिविडेंड इशूड, डिविडेंड इशूड बाई एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का कैपिटल कितना था? 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट बोला है? 20% ना। 3 लाख का 20% कितना होगा? 60,000। डिविडेंड रिसीव्ड बाई एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने कितना डिविडेंड रिसीव किया? तो 60,000 टोटल डिविडेंड था, उसका 80%, होल्डिंग कितना था? 80% था ना, उसका 80% रिसीव करेगा, तो 60 का 80% कितना होगा? 48,000 डिविडेंड रिसीव किया, ठीक है। अब देखो ना, एस लिमिटेड ने टोटल डिविडेंड कितना इशू किया है? 60,000, तो अपने पीएल से 60,000 माइनस करेगा, ठीक है। एच लिमिटेड ने टोटल कितना रिसीव किया है? 48,000। लेकिन ये जो 48,000 रिसीव किया है, तो एक बार एच लिमिटेड का करेक्शन करते हैं, तो लिखो रेक्टिफिकेशन। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, लिखो ना, रेक्टिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, रेक्टिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड बुक्स में रेक्टिफाई, ये है उसका इन्वेस्टमेंट और ये है उसका पीएल। इन्वेस्टमेंट कितना किया है? इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 2,80,000, 2,80,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इसमें से डिविडेंड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2,80,000 का इन्वेस्टमेंट है, लेस करेंगे प्री एक्वाजिशन डिविडेंड, जीरो के पीछे बढ़ गए। प्री एक्वाजिशन डिविडेंड कितना है? 48,000, यही ना प्री एक्वाजिशन डिविडेंड है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? लाख। पीएल कितना है एच लिमिटेड का? एच लिमिटेड का पीएल कितना है? 2,50,000 पीएल है इसका। लेस करेंगे प्री एक्वाजिशन डिविडेंड, प्री एक्वाजिशन डिविडेंड, फास्ट लिखना। प्री एक्वाजिशन डिविडेंड कितना है? प्री एक्वाजिशन डिविडेंड इसका बोले ना, इसका प्री एक्वाजिशन डिविडेंड कितना है? कितना? 48,000 ना, तो कितना आ जाएगा बताओ तो? हाँ, 2,02,000 आ गया ना प्री एक्वाजिशन डिविडेंड, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन, हो गया कि उसका इन्वेस्टर्स माइनस कर दिया और पीएल से माइनस कर दिया। पीएल से क्यों माइनस किया? क्योंकि देखो ना, गलती से वो कहाँ ऐड कर दिया था? क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, इसलिए पीएल से माइनस किया। अदरवाइज किससे माइनस करते? इन्वेस्टमेंट से माइनस करते। ये वाला ट्रीटमेंट हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं गुड सोल्ड। लेकिन गुड सोल्ड के पहले हम लोग 2-3 काम हम लोग का है जो करना ही करना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो डायरेक्टली निकालते हैं ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, लिखने का जरूरत क्या है? चलो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब निकालते हैं? डेट ऑफ एक्वाजिशन पे, बोलो ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब निकालते हैं? डेट ऑफ एक्वाजिशन पे। तो 3,00,000 प्लस 50,000, और यहाँ पे पीएल में कितना आएगा भाई? 30,000, तो 3,70,000 आ रहा है, ठीक है। 3,70,000 का 80% देखो कॉस्ट। सुनो तो सुनो, यहाँ पे लिखेंगे नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ। नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे यहाँ पे? 3,70,000 का 80% ना, कितना आ रहा है? 2,96,000 माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में तुम लोग इतना शॉर्ट मत लिखना जितना शॉर्ट मैं कर रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगा फिर। कितना आ रहा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है हमारा? तो नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 2,80,000 था ना, 2,80,000 में तो इतना तो मिल गया ना, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना है?
2,32,000। पिछला सम भी तो नेट इन्वेस्टमेंट से किए थे। 2,32,000, 64,000। ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा ये मेरा कम दिया ना मैंने, तो ये क्या है मेरा, कैपिटल रिजर्व। गधा, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट निकालते माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 64,000 हमारा है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते, आ जाओ टाइम लाइन डायग्राम पे आ जाओ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब निकालते, डीओसी पे निकालते। 3,00,000, 3,80,000 प्लस 4,80,000, यही ना 4,80,000। और 4,80,000 का कितना परसेंट, 20%। तो 4,80,000 का 20% कितना, 96,000, 96,000, ठीक है। अच्छा 7 नंबर। अब तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकल गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल गया। अब हम लोग वो कॉमन डेटर वाला निकालते हैं। देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे। देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 10,000 है, वो 125 के बराबर है। इनटू कर देंगे 25, कितना आ जाएगा, सारा वर्किंग कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अब बनाना बैलेंस शीट, और अपना खानदानी बैलेंस शीट बनाएंगे। ये अपना खानदानी बैलेंस शीट है। खानदानी क्यों बोला पता, क्योंकि नहीं रे बाबा, बचपन मैक्सिमम हमारे आपका जो बिजनेस है तो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप ही तो है। तुम लोग का तो क्या सोच है, पापा लोग को तो भूल ही जाता है तुम लोग। अब इसे मैक्सिमम जो बिजनेस है वो कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। अपने पापा इधर क्या लिखते थे? ये हो गया एसेट, और ये हो गया अमाउंट, लाइबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे किसका इक्विटी शेयर आएगा, एच लिमिटेड का। कितना भाई इक्विटी शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड का इक्विटी कितना है, 8,00,000। 5 नंबर। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं सम्स को जल्दी खत्म करने के लिए ये वाला बैलेंस शीट बना रहा हूँ, पर एग्जाम में ये नहीं बनाना है। मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो 2 मिनट के बाद ये चीज़ रिपीट करे बार बार। लेकिन दिमाग में बैठा लो, तुमको कौन सा बनाना है एग्जाम में, आज जिसको सुनाई नहीं पड़ता है। डोंट फॉलो इन एग्जाम, लिख लो भाई। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया ना। बैलेंस शीट देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं रिजर्व का, रिजर्व का बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व, जनरल रिजर्व। एच का जनरल रिजर्व कितना है, एच का कितना है, 2,00,000 रुपया ना, 2,00,000 रुपया यहाँ पे लिखेंगे, 2,00,000 रुपया, ठीक है। अब एस का बात करते हैं, तो एस के लिए अपने टाइम लाइन डायग्राम देखते हैं। तो पोस्ट रिजर्व निकालते हैं, पोस्ट रिजर्व ये है 50 और ये 80, कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। ये हो गया पोस्ट, और 30 का क्या करेंगे, 80%। तो 30,000 का 80%, हाँ 24,000। अब इसको ऐड करके बता दो कितना आ रहा है, 2,24,000। ये था रिजर्व। अब बात करते हैं पीएल, एच का पीएल, एच का पीएल कहाँ है, ये वाला 2,25,000, 2,50,000, 2,50,000। इसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एच लिमिटेड ने बेचा था। हाँ सॉरी 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 सॉरी, पीएल तो ये वाला लेंगे ना, 2,02,000 लेंगे। अरे हाँ ये वाला पीएल लेंगे, सॉरी सॉरी। पीएल तो 2,02,000 लेंगे, मतलब कौन सा पीएल लेंगे, जो प्रॉफिट लॉस सॉरी डिविडेंड माइनस करने के बाद आया। इसमें से 2,000 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 2,00,000 रुपया। ये आ गया 2,00,000 रुपया एच का। यहाँ पे लिख देना एच का 2,00,000 रुपया, ये एच का क्लोज कर देना यहाँ पे। एच का पीएल है 2,00,000 रुपया। अगर मैं एस का बात करूँ तो एस का कितना पीएल है, एस का पीएल यहाँ पे आएगा, सॉरी टाइम लाइन डायग्राम देखना। पोस्ट पीएल देख लेता, 80 20 और ये कितना है
1 लाख कितना आ रहा है? 80, और 80 का 80%, 64। 80,000 का 80% कितना आ रहा है? 64। इसको भी क्लोज कर दो, तो यहाँ पे 2 लाख और प्लस 64 कितना आ रहा है? 2,64,000 है। 2,60,000 ना। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड पेबल। कोई बात नहीं, ट्रेड पेबल की बात करते हैं। ट्रेड पेबल, एच का ट्रेड पेबल कितना है? देख रहे हैं मैन्युटेड सर, एच का ट्रेड पेबल कितना है? 2,80,000। कॉमन डेट तो कुछ है नहीं यहाँ पे, माइनस नहीं करेंगे, तो एच का लिखेंगे 2,80,000। एस का देखते हैं, एस का कितना है? अरे सॉरी, एस का कितना है? 70,000। 70,000, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉमन डेट नहीं है, अदरवाइज हम लोग कॉमन डेट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3,50,000। अब एक याद है कैपिटल रिजर्व बोल के चीज आया था, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखो। कितना कैपिटल रिजर्व देखो? 64 था। और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था, कितना है? 96,000। ठीक है। बैलेंस शीट और कुछ छूट रहा है क्या अपना? इक्विटी, जर्नल रिजर्व, ट्रेड पेबल, बैलेंस, और कुछ तो नहीं छूट। एक बार ऐड करो सारा लायबिलिटी। 17 लाख ये ना, ठीक है। तो अपना टारगेट है इसको मैच करना। 17,98,000, अब इसको टारगेट मैच करना। बात करते हैं फिक्स एसेट। चलो फिक्स एसेट, क्या फिक्स एसेट में कोई रीवैल्यूएशन है क्या? फिक्स एसेट में कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, तो कोई बात नहीं है। फिक्स एसेट का डायरेक्टली अमाउंट ऐड करेंगे। कैलकुलेटर उठाओ, 6 लाख ऐड करो, 3 लाख ऐड करो, कितना आ रहा है? 9,20,000। फिर 4 लाख ऐड करो। अरे प्लांट मशीनरी फिक्स एसेट नहीं है क्या? अरे बोलो, 9,20,000 प्लस 4 लाख कितना हो गया? 13,20,000। अब प्लस 1 लाख कितना हो रहा है? 14,20,000। कितना आलसी हम लोग हैं, डायरेक्टली लिखेंगे 14,20,000। इतना आसान है। ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, क्या कोई कॉमन डेटर वेटर है क्या यहाँ पे? नहीं है, कॉमन डेटर नहीं है। लेकिन सुनो ना, कॉमन डेटर नहीं है तो डायरेक्टली ऐड करके लिख दें क्या अपने लोग? क्योंकि डेटर से नॉर्मली हम क्या माइनस करते हैं? कॉमन डेट या चेक इन ट्रांजिट पढ़ाए थे ना बेसिक क्लास में पर, या ना तो यहाँ पे चेक इन ट्रांजिट है और ना ही यहाँ पे तुम्हारा कॉमन डेटर है। तो ऐड करो, कितना आ रहा है? 2,40,000। यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000। स्टॉक तो करना पड़ेगा, यहाँ स्टॉक करना। स्टॉक कितना है? स्टॉक 60,000 किसका है? एच का कितना है? 60,000। अगर मैं एस की बात करूं, एस कितना है? 40,000। तो एस तो अपना 40 में से तो अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेगा, 2,000 यहाँ से माइनस करें, कितना आ जाएगा? ये 38 आएगा ना यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐड करो, कितना आ रहा है? 98,000। ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैश बैंक, कुछ तो बोला नहीं है, तो ये ऐड कर कितना हो जाएगा? 40। कैश हो जाएगा 40। मैच करो, हो गया। 17 मैंने पहले लिख दिया था। हो गया मैच। एफ आया 14,20,000, ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 2,40,000, और स्टॉक आया 98 और कैश आया 40। हो गया ना मैच? ऐसे बैलेंस शीट आना चाहिए। अब हम लोग कल मिलेंगे और कौन से सम सॉल्व करेंगे जहां पर प्री एक्वाजिशन डिविडेंड भी है और प्री एक्वाजिशन बोनस भी है, और उसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी रहेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट, स्टॉक, कॉमन डेट, सब। मतलब अब जो क्वेश्चन करेंगे अपने लोग उसमें सब कुछ रहेगा। ठीक है।